दलितों के मसीहा कहे जाने वाले संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का मानना था कि यह अनुचित है कि बहुसंख्यक जाति अल्पसंख्यक समूह के अस्तित्व से इनकार करे, लेकिन यह भी उतना ही अनुचित है कि अल्पसंख्यक हमेशा अल्पसंख्यक ही बने रहना चाहे। डॉक्टर अंबेडकर इस बात के सख्त खिलाफ थे कि समाज का कोई भी अल्पसंख्यक तबका हमेशा के लिए अल्पसंख्यक ही बना रहे। इसलिए डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान सभा में यह प्रस्ताव रखा था कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को शिक्षण संस्थाओं और नौकरियों में सिर्फ 30 या 40 वर्ष तक ही आरक्षण दिया जाए। इसके साथ ही ये प्रावधान भी हो कि इस अवधि को किसी भी सूरत में बढ़ाया नहीं जाए। डॉक्टर अंबेडकर का विचार था कि अपना विकास करने के बाद उस विशेष समुदाय को बाकी समाज में घुल मिल जाना चाहिए और अपना विशेष दर्जा छोड़ देना चाहिए। हालांकि संविधान सभा ने उनकी बात न मानकर आरक्षण के लिए केवल 10 वर्ष की अवधि तय की थी और इसके साथ ही ये प्रावधान भी जोड़ दिया था कि जरूरत समझे जाने पर इस अवधि को बढ़ाया जा सकता है और इसका नतीजा आप सभी जानते हैं। आज संविधान लागू हुए 66 वर्ष होने के बाद भी आरक्षण व्यवस्था आज भी वैसे के वैसे ही लागू है। डॉक्टर अंबेडकर जाति पर आधारित आरक्षण को जाति व्यवस्था खत्म करने के लिए इस्तेमाल करना चाहते थे, उसे मजबूत करने के लिए नहीं। लेकिन स्वतंत्रता के बाद का इतिहास बताता है कि पिछले 66 वर्षों में जाति व्यवस्था टूटने की बजाय और ज्यादा मजबूत ही हुई है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का नाम लेकर आरक्षण की राजनीति करने वाले लोग देश को अंधेरे में रखते हैं, क्योंकि वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बातों को पूरी तरह से ना तो आपको बताते हैं और ना ही उनका पालन करते हैं। असल में डॉक्टर अंबेडकर ने क्या कहा था वो हमने आज आपको बताया है और इस देश में बहुत कम लोग हैं जो असल में ये बात जानते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर आरक्षण को लेकर असल में क्या चाहते थे। जिस आरक्षण व्यवस्था की शुरुआत पिछड़े समाज की तरक्की की भावना से की गई थी, उसे अब अधिकार समझा जाने लगा है। देश में आरक्षण के असर को महसूस करने के लिए आपको आज ये पता होना चाहिए कि सरकारी नौकरियों और शिक्षा संस्थाओं में पिछड़ी जातियों को 15%, पिछड़ी जनजातियों को 7.5% और अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसीज को 27% के आरक्षण की सुविधा प्राप्त है। यहां आपको बता दें कि जिस ओबीसी परिवार की सालाना आय 6 लाख रुपए या उससे ज्यादा होती है, उन्हें आरक्षण व्यवस्था का कोई लाभ नहीं मिलता और उन्हें क्रीमी लेयर माना जाता है। इसलिए बहुत सारे लोग जानबूझकर ये कोशिश करते हैं कि उनकी आय चाहे जितनी भी हो, लेकिन कहीं वो क्रीमी लेयर में ना आ जाए। कुल मिलाकर देश की शिक्षण संस्थाओं और सरकारी नौकरियों में 49.5% आरक्षण है। अब आपको यह भी समझना चाहिए कि आरक्षण व्यवस्था का हमारे देश में, हमारे समाज पर कितना असर हुआ है। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स के मुताबिक वर्ष 1959 में केंद्र सरकार की नौकरियों में क्लास 1 अधिकारियों में सिर्फ 1.18% पिछड़ी जातियों से थे। वर्ष 1984 में यह आंकड़ा बढ़कर करीब 7% हो गया। वर्ष 1995 आते आते केंद्र सरकार की नौकरियों में 10% से ज्यादा क्लास 1 अधिकारी पिछड़ी जातियों के हो गए और वर्ष 2011 में यह संख्या और ज्यादा बढ़कर 12.27% हो गई। आपने देखा कैसे 1959 से लेकर 2011 तक ये संख्या लगातार बढ़ती चली गई। यानी एससी और एसटी वर्ग को आरक्षण का फायदा मिला है, ये आंकड़े साफ साफ बताते हैं। हालांकि परफॉर्मेंस यानी प्रदर्शन की अगर बात की जाए तो नतीजों में काफी उतार चढ़ाव देखने को मिलते हैं। वर्ष 2014 में आईआईटी बॉम्बे के छात्रों पर एक स्टडी हुई थी और इस स्टडी के मुताबिक एवरेज क्यूमुलेटिव परफॉर्मेंस इंडेक्स में सामान्य वर्ग के छात्रों को औसतन 8.09 का स्कोर मिला। ओबीसी छात्रों को 6.6 का स्कोर मिला, जबकि एससी एसटी छात्रों को 5.9 का स्कोर मिला। लेकिन जरूरी नहीं कि ऐसा हर बार होता हो और हर जगह होता हो। ये स्कोर अलग अलग केसेस में मौजूद स्तर से अलग भी हो सकते हैं, मौजूदा स्तर से भिन्न भी हो सकते हैं। दूसरा उदाहरण है वर्ल्ड डेवलपमेंट जर्नल स्टडी, जिसकी रिपोर्ट 2015 में आई थी। इसमें पब्लिक सेक्टर में प्रोडक्टिविटी पर रिजर्वेशन के असर को समझने की कोशिश की गई थी और इस स्टडी में यह पाया गया कि आरक्षण से उत्पादकता पर कोई बुरा असर देखने को नहीं मिलता। यह स्टडी
दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स और अमेरिका की यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन के 2 प्रोफेसर्स ने भारतीय रेलवे पर 1980 से 2002 के बीच की थी। यानी कुछ स्टडीज अच्छे परफॉर्मेंस की बात करती हैं और कुछ बुरे प्रदर्शन की बात कहती हैं। इस पर और ज्यादा रिसर्च किए जाने की जरूरत है। लेकिन एक बात साफ है कि जाति और धर्म की बजाय आरक्षण का आधार आर्थिक स्थिति होना चाहिए। सवाल यह है कि उच्च वर्ग के गरीब व्यक्ति को आरक्षण की ज्यादा जरूरत है या आर्थिक रूप से संपन्न पिछड़ी जातियों को। ये हमें सोचना होगा। क्या किसी गरीब को इसलिए सामाजिक समानता का अधिकार देने से इनकार किया जा सकता है कि वो सामान्य श्रेणी से ताल्लुक रखता है? इसलिए जानकार मानते हैं कि आरक्षण अगर देना ही है तो आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को देना चाहिए। आरक्षण का दुरुपयोग देश के खिलाफ जाएगा और हमें लगता है कि आरक्षण जैसी व्यवस्थाएं आर्थिक रूप से पिछड़े हुए लोगों के लिए होनी चाहिए, क्योंकि गरीब गरीब ही होते हैं और गरीबी की न तो कोई जाति होती है और न कोई धर्म होता है। हमारे देश की समस्या यह है कि हम हर स्थिति और घटना को धर्म और जाति के चश्मे से देखते हैं। हैदराबाद में एक छात्र रोहित वेमुला की आत्महत्या को दलित छात्र की आत्महत्या कहकर प्रचारित किया गया था। यह अपने आप में बहुत चुभने वाली बात है, क्योंकि अगर कोई घटना दलित छात्र के साथ होती है तो उसे अलग तरीके से देखा जाता है और सामान्य वर्ग के छात्र के साथ अगर कोई घटना होती है तो उसे एक अलग चश्मे से देखा जाता है। और उसके बाद मीडिया भी यह तय करता है कि कौन सी खबर हेडलाइन बनेगी और कौन सी खबर किसी अंदर के पेज में दब जाएगी। यानी आत्महत्या जैसी दुखद घटना का भी जाति के आधार पर बंटवारा कर दिया जाता है। इस विश्लेषण के अंत में हम इस बात पर आज जोर देना चाहते हैं कि जिस तरह दुनिया की सुपर पावर बनने के लिए कोई आरक्षण नीति नहीं है, कोई आरक्षण नहीं होता, उसी तरह कोई देश या समाज सिर्फ आरक्षण के आधार पर आगे नहीं बढ़ सकता और ना ही सुपर पावर बन सकता है।